नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं खास मेहमान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि युवा नेता भी हैं और अभी इन्होंने मीडिया का प्रभार संभाला है। रणदीप जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई, शुक्रिया। आपके दर्शकों को भी सबको नमस्कार। धन्यवाद। रणदीप जी, सबसे बड़ा सवाल जो कि देश की जनता भी जानना चाहती है, और बैठक बीजेपी की होती है, बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की होती है। कहाँ है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी को एक फोबिया हो गया है राहुल गांधी जी के नाम का। राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्षा से अनुमति लेकर अंतर मंथन के लिए किस प्रकार से हम पार्टी को और ताकत दें, किस प्रकार से आत्म विश्लेषण करें कांग्रेस की हार प्रांतों और केंद्रीय स्तर पर जो हुई है जी और किस प्रकार से 21वीं सदी की कांग्रेस का पुनर्गठन करें, जी इसके लिए उन्होंने अनुमति और छुट्टी ली है। जी मैं आपसे पूछता हूं, आपके दर्शकों के समक्ष बड़ी विनम्रता से रखता हूं, जी क्या राजनेता को आत्म विश्लेषण और अंतर मंथन पर मनाही है? क्या कोई राजनेता एक इतनी बड़ी हार के बाद किस प्रकार से कहां गलती हुई और कैसे ठीक करना है एक नए युवा नेतृत्व को, तो क्या इस पर अंतर्मंथन विचार नहीं कर लेकिन सकते और रणदीप क्या जी, इसके लिए छुट्टी संसद नहीं का ले सकते? सत्र, बजट सत्र, महत्वपूर्ण सत्र, उससे ठीक पहले इस तरह मंथन के लिए चले जाना। देखिए, भाजपा और मोदी जी केवल इस देश के एजेंडा को भटकाना चाहते हैं। सच बात यह है कि मोदी सरकार गरीब और किसान विरोधी सरकार है। जन जन की जबान पर केवल एक नारा है, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, नरेंद्र मोदी। जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश और तूफान ने लाखों एकड़ भूमि नष्ट की, 20-25 हजार करोड़ का नुकसान किया है 12 प्रांतों में, जिस प्रकार से माइन बिल से लेकर और भूमि अधिग्रहण कानून तक देश के लोग, देश का किसान, देश का गरीब व्यथित है, पीड़ित है, उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए देश के सामने जो हैं और कांग्रेस जिन पर राहुल गांधी जी के विचारधारा के अनुरूप और सोनिया जी की विचारधारा के अनुरूप लड़ाई लड़ रही है, इस तरह की अनर्गल बातें और खबरें भारतीय जनता पार्टी प्लांट करती रहती है। तरफ से गवर्नेंस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जी रणदीप जी, सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण विधेयक पर जो है कांग्रेस का साथ, विपक्ष का साथ मांगा जा रहा है, तो कांग्रेस क्या, जिस तरह से देखने में आया है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई विपक्षी पार्टी जो हैं एक साथ आई, वो ये साथ आगे भी दिखेगा या सिर्फ कुछ क्षण के लिए कहा जाए? दिनेश भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देश की जनता ये जानना चाहती है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को ख़त्म करके 2013 में कांग्रेस ने एक नया कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी में उस समय सुषमा जी और जेटली जी दोनों विपक्ष के नेता थे। उन्होंने और उनकी सरकारों ने, प्रांतियों ने जो संशोधन दिए वो सब हमने मान लिए। सार्वजनिक, राजनीतिक और सामाजिक सहमति से किसान का पक्षधर ये कानून बनाया गया। ये कानून आज तक लागू नहीं हुआ। उस कानून को लागू करने से पहले ही मोदी जी ने आते ही उस भूमि अधिग्रहण कानून की आत्मा और शरीर दोनों खत्म कर दिए, क्योंकि वो चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं ये सरकार। ऐसे में अगर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक विचारधारा से भी ऊपर उठकर अगर इकट्ठे होते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये इस देश के किसान, इस देश के गरीब और साधारण जनमानस की आवाज है। आप कह रहे हैं कि आप इस विधेयक के साथ नहीं है, आप इस विधेयक के साथ नहीं है, इस स्वरूप में नहीं है उसके साथ। इस भूमि अधिग्रहण कानून के साथ इस देश का कोई व्यक्ति नहीं है, समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अगर आप उनसे अलग अलग सबसे पूछें तो भाजपा के 99% सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। केवल मोदी जी की हठधर्मिता, उनकी जिद और उनकी चंद पूंजीपतियों को मदद करने की जो मंशा है, वो केवल इस विधेयक को, इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को खत्म करने के आड़े में आई है। रणदीप जी, वापस लौटते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल पर। इस तरह की भी बातें हैं कि वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, आपने मंथन की बात कही, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे नाराज हैं, क्या ये सही है? मुझे फिर ये लगता है कि इस प्रकार की अनर्गल बातें बार बार फैलाई जाती हैं पार्टी में एक अंतर विरोध पैदा करने के लिए, जो है ही नहीं।
पार्टी के वरिष्ठ नेता हूं, साधारण कार्यकर्ता हूं, नौजवान नेता हूं, नौजवान युवा कांग्रेस का साथी हो या वरिष्ठ कांग्रेस का हो, सब राहुल गांधी जी का नेतृत्व आज से नहीं, जब से वो राजनीति में आए हैं स्वीकार करते हैं। और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना कोई झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जरूर व्यथित है ये सोच कर के जैसे जैसे राहुल जी और सोनिया जी सड़कों पर निकल रहे हैं, देश के आम गरीब जनमानस की आवाज़ बन रहे हैं, और जैसे जैसे मोदी और मौसम दोनों किसान और गरीब को धोखा दे रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ एजेंडा निर्मित करो, प्रायोजित, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, पर भटकने वाला नहीं। लोगों को इंतजार, और सवाल ये भी है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी कब होगी। इस तरह की खबरें हैं कि फैसला जो है डिले कर दिया गया है, लेकिन कब तक होगी, ये सवाल है। मैं प्रायोजित समाचारों को छोड़कर केवल आपको एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता राहुल जी और सोनिया जी को अपने नेतृत्व के रूप में देखते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी महासचिव हैं, वो उपाध्यक्ष हैं या वो किसी और पद पर हैं, उससे बड़ा उनका नेतृत्व है। सोनिया जी का एक वट वृक्ष की तरह नेतृत्व हम सबको मिलता है। राहुल जी का युवा नेतृत्व और एक बदलती सोच दिनेश जी हम सबको मिलती है। जहां तक किसी पद विशेष का प्रश्न है, उसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस कार्य समिति उचित समय पर करेगी। हमने हमेशा कहा है कि इस प्रकार की जो अटकलें हैं दिन प्रतिदिन की, वो बंद करें और देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस लड़ रही है, वहां ध्यान दें। कोयला घोटाला, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जिस तरह से कोर्ट ने समन उनको कोर्ट में बुलाया, कहीं ना कहीं जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि थी उनकी, आपको नहीं लगता कि एक उस पर धक्का लगा? दूसरा, उनको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी जो है उनके साथ है या उनको अकेला छोड़ दिया गया? आपने वाजिब प्रश्न पूछा। देश के 124 करोड़ 99 लाख लोग 125 करोड़ में से नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर, और शायद वो भी, ये मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से ईमानदार, उनसे ज़्यादा पारदर्शी और उनसे ज़्यादा सीमाओं और कानून का अनुपालन करने वाला व्यक्ति शायद ही इस देश में हो। ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और पूरा देश जानता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार ने पहली बार 1993 में ये कोल आपटन प्रक्रिया जारी हुई। इन कोल आपटन प्रक्रियाओं में अगर आप देखें रिकॉर्ड निकालकर, अगर मुझे सही याद है तो 90 के करीब जो कोल ब्लॉक्स हैं वो बीजेपी ने दिए जब वो पिछली बार सत्ता में थी, और 162 के करीब यूपीए के कार्यकाल में दिए गए। ये सारी प्रक्रिया एक स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से, जिसमें भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें सदस्य थी, दी जाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहली बार ये बैठक बुलाई फरवरी में 2007 में, और उन्होंने कहा कि आइए इसको आप ऑक्शन के माध्यम से करें। विरोध किसने किया? तत्कालीन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो उस समय भी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, भाजपा सरकार ने, झारखंड की भाजपा सरकार ने, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, बीजेडी की उड़ीसा सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने। कौन विरोध कर रहा था? लिखकर, पत्र लिखकर उन्होंने कहा ऑक्शन मत करिए। रणदीप जी, यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आपसे सीधे सवाल हमारे जारी रहेंगे। हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से हमारे सीधे सवाल जारी है। रणदीप जी, जाट आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप एक नेता के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर और कानूनविद के तौर पर कैसे देखते हैं? यूपीए सरकार ने सारे तथ्यों, आंकड़ों, सारे मानक मापदंडों को आधार में रखकर एक निर्णय लिया था जी। और उन्होंने जाट समाज को ओबीसी का दर्जा दिया था। मैं आपको याद दिलाऊं, राजस्थान में बहुत पहले से ही जाट समाज को केंद्रीय सूची में ओबीसी के अंदर पहले से शामिल किया जा चुका है, तो बाकी राज्यों को अब शामिल किया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। जी। उच्चतम न्यायालय का निर्णय हम सम्मान करते हैं, पर हम सरकार से और मोदी जी से ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि वो पूरे तथ्यों की जांच करेंगे, गहन से इसका अध्ययन करेंगे
और जैसा कहा है संपूर्ण न्याय होगा, अन्याय नहीं आपको होगा। लगता है कि सही से तथ्य नहीं रखे गए कोर्ट के सामने? देखिए, अब अदालत का निर्णय आ चुका है, जी। उस पर बहुत लंबा वाद विवाद शायद अनुचित होगा, और अदालत के निर्णय को किस प्रकार से दुरुस्त कर सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी केवल और केवल मोदी सरकार की है। अगर इस पर आंदोलन होता है तो कांग्रेस क्या इस आंदोलन का समर्थन करेगी? कांग्रेस इस आंदोलन में साथ देगी? हमने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा, यूपीए को जो नज़र आई बात, मानक और मापदंडों पर उन्होंने निर्णय किया। उच्चतम न्यायालय ने अब एक निर्णय किया है, अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय करती है। आज आंदोलन का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। काले धन की बात 2014 के चुनाव से पहले काला धन वापस लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या आपको लगता है कि सही में काला धन वापस लाने के लिए मोदी सरकार गंभीर है और काला धन वापस आ पाएगा क्या? मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री ना केवल गंभीरता से, तो उनका प्रश्न ही नहीं, उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक जुमले के तौर पर वोट बटोरने के लिए मोदी जी ने इस्तेमाल किया। ये क्यों सच है? पहले वो कहते थे कि 40,000 करोड़ रुपया के करीब काला धन है, हर खाते में मैं 15 लाख रुपया डालूंगा, और जो आधार के बाद खाते खुले, लोगों को बड़ी उम्मीद हुई कि इतने करोड़ खाते खुले हैं, 15 लाख रुपया मोदी जी लाने वाले हैं। हर रोज़ जब चेक करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं। और आज जब मन की बात होती है तो मोदी जी कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं कि कितना काला धन है, कब तक आएगा ये भी मालूम नहीं। पहले कहते थे 100 दिन में लाएंगे, आज कहते हैं हमने ऐसा वायदा ही नहीं किया। जब राजनाथ सिंह जी का और उनका टेप दिखाया गया तो उन्होंने कहा मेरी तो रिकॉर्डिंग सही नहीं है, और राजनाथ सिंह जी की बात में मानता नहीं। वो भाजपा के अध्यक्ष थे। अगर आप काला धन लाने के लिए गंभीर नहीं हैं, और आज स्वामी रामदेव जी, बाबा रामदेव भी चुप हैं, आज दूसरे लोग भी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग जो बड़ी आवाज़ें उठाते थे वो भी चुप हैं, क्या कारण है? क्या केवल कुछ कंसेशंस दे जाने से आपकी आवाज़ काला धन वापस लाने के बारे में बंद हो जाएगी? मोदी जी ये बताएं देश को, देश का आम जनमानस, कांग्रेस छोड़ दीजिए, आम जनमानस जानना चाहता है काला धन कितना है, कब तक आएगा। बल्कि उल्टा आज तो ये चर्चा में है कि एक जो नया कानून लेकर आ रहे हैं उसमें काला धन वाले लोगों को बजाय सजा देने के मोदी सरकार छूट दे रही है कि भैया काला धन वापस ले आओ, रख लो, थोड़ा टैक्स दे दो। तो वायदा क्या था, किया क्या? कथनी और करनी में मोदी जी के जमीन और आसमान का तो अंतर आप है। कांग्रेस इस करनी के खिलाफ जाएगी कि इस विरोध करेगी? बिल्कुल, हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है जी। कि आप ऐसा कानून बनाकर, आप कहते हैं हम कड़ा कानून बनाएंगे, पर जो आपके मित्र पूंजीवादी कुछ हैं, आप उनका काला धन सफ़ेद बनाने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम, एक छूट स्कीम काला धन कानून की आड़ में लाना चाहते हैं, तो देश के गरीब और साधारण जनमानस को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? रणदीप जी, आप अभी तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार एक जुमला सरकार बन गई है, बातें बहुत, काम कुछ नहीं। एक अंग्रेजी में जो नमो जिसको कहते थे, नमो सरकार, नो एक्शन मैसेज ओनली, काम कुछ नहीं है, बातें लच्छेदार हैं, भाषण अच्छे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पीछे कुछ नहीं। स्वच्छता अभियान चलाएंगे, बजट अलॉट नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पर ये बताएंगे नहीं कहाँ और कैसे बनेंगी, बजट अलॉट नहीं करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, कोई बजट अलॉट नहीं करेंगे। किस प्रकार से देश चलेगा? आप इस प्रकार से स्कीम्स अनाउंस करते हैं, ना उन स्कीम्स का कोई खाका है ना खाता है, तो बगैर खाके और बगैर खाते के कैसे देश चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उसका एक तरह से ये कहा जाए कि पूरे विदेशों में, देशों में जो है डंका बज रहा है, लुक की पॉलिसी। तो कांग्रेस इसको कैसे देखती है? प्रधानमंत्री जी एक फॉरेन टूरिस्ट तो हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने, खासतौर से इस देश के, संसद चल रही हो न चल रही हो, इतने दिन इतने छोटे से कार्यकाल में वो विदेश में कभी गए हों, इनको छोड़कर। पर नेट रिजल्ट दिनेश जी ये है कि देश ने क्या पाया। श्रीलंका के साथ आपके संबंध बिगड़े हैं, पाकिस्तान से कभी आप वार्तालाप तोड़ देते हैं, कभी करते हैं।
चीन के राष्ट्रपति आते हैं और चीन वो झूला झूलते हैं और चीन के सैनिक हमारी सरजमी पर कब्जा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हर रोज़ फिदायीन अटैक्स हो रहे हैं। पिछले 9 महीने में 40 से अधिक जवान हम खो चुके हैं। क्या है वो विदेश नीति और इस देश को क्या लाभ हो रहा है उसका? तो आपको लगता है कि आतंक पर जो है, जिस तरह से पहले बात हुई चुनाव से पहले 2014 से पहले कि एक ठोस रणनीति बनेगी, एक मजबूत रणनीति बनेगी, वो कहीं दिख नहीं रही। दाऊद इब्राहिम को वापस लाने की बात की गई, लेकिन वो कहीं कुछ दिख नहीं रहा उसमें। देखिए, 4 बातें मैं दिनेश जी आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूँगा। जी बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है। जी बीजेपी पीडीपी के मुख्यमंत्री उग्रवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं। सशस्त्र बलों, जम्मू कश्मीर के साधारण नागरिक को भूल जाते हैं। जी मसरत आलम भट्ट की रिहाई होती है। मसरत आलम भट्ट बाहर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनकी सरकार अलगाववादियों को छोड़ती है। बाहर आकर कहते हैं कि कश्मीर ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, देश का हिस्सा नहीं है। पर राजनाथ सिंह जी, मोदी साहब और जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ नहीं करती। जो 26/11 के दोषी हैं वो खुलेआम उनको जमानतें पाकिस्तान के द्वारा दी जाती हैं। सरकार चुप रहती है। उल्टा हमारे विदेश मंत्री को हम वार्तालाप के लिए भेज रहे हैं। चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हों, जिनको पिछली सरकार में हम कांधार अफगानिस्तान उग्रवादियों को छोड़कर आए थे, और चाहे डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम और दूसरे लोग हों, आज तक वो वापस नहीं आए। 26/11 के दोषियों को हिंदुस्तान को दिया नहीं गया और हमारे जवानों का हर रोज कत्लेआम हो रहा है। एक साधारण व्यक्ति कह रहा था, और मुझे लगता है कि वो सही है, कि अब मोदी जी की ये पहचान हो गई है, मोदी की ये पहचान, मर जवान मर किसान। रणदीप जी, आपसे हमारे सीधे सवाल जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में एक बार आपका फिर स्वागत है। रणदीप जी से हमारे सीधे सवाल जारी है। रणदीप जी, अगर हरियाणा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लंच है उसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर नहीं दिखते, और अशोक तंवर जब बैठक बुलाते हैं तो उसमें हुड्डा जी नहीं दिखते। क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मायने पढ़े जाने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने मकान के अंदर शिफ्ट हुए जी, बहुत सारे साथी वहाँ गए, अलग अलग समय पर गए जी, तो उसमें बहुत सारे साथी गए। कोई नहीं भी जा पाया होगा व्यस्तता की वजह से, उससे कोई वैचारिक भिन्नता है मुझे लेकिन नहीं लगता। उसी लंच में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को बच्चा कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने या हम में से किसी साथी ने ऐसा कांग्रेस शब्द के एक इस्तेमाल वरिष्ठ किया हो। नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किसी, अगर जब देखिए, ना कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ना हम में से किसी साथी ने, अशोक तंवर जी ने और मैंने तो खुद लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ काम किया है जी, मुझे उनकी क्षमता के बारे में विश्वास है और हुड्डा जी को भी विश्वास है, कांग्रेस अध्यक्षा जी, उपाध्यक्ष जी को विश्वास है। इसलिए इससे आप कह ज़्यादा रहे हैं मायने कि निकालना गलत प्रदेश है। अध्यक्ष के साथ पूरी कांग्रेस हरियाणा की दिख रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर की लीडरशिप पर बार बार सवाल उठाए जाते रहे। आपको क्या मानना है कि वो सही है, सही काम कर रहे हैं वहाँ पर? दिनेश जी, इस प्रकार से कोई हमारा झगड़ा नहीं होने वाला। अशोक तंवर जी कांग्रेस का झंडा उठाए, कांग्रेस की नीतियों को लिए अपना काम कर रहे हैं जी, और हम सब अपने अपने तरीके से उसमें मदद करेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार की बात करें तो अभी तक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उनके कामकाज को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? अगर एक शब्द में कहूँ तो निराशाजनक। जी, और एक व्यक्ति ने मुझे 2 लाइन की बात कही, मुझे लगता है कि वो सार है। किसान विरोधी, गरीब विरोधी, जी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, खट्टर और नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि ये उनकी सरकार का सार है। सरकार गौण है, चुप है, गुम है, सरकार मिल ही नहीं रही। बहुत थोड़े दिन के बाद पोस्टर्स लगेंगे,
सरकार कहाँ है खट्टर साहब की, तलाश करिए। वाइट पेपर लेके आए हरियाणा सरकार, श्वेत पत्र जो लेके आई, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाए? मुझे लगता है कि वो वाइट पेपर केवल वाइट है, उस पर लिखना खट्टर साहब भूल गए कुछ भी। जी 3 बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। जी जब बीजेपी से हमने सरकार 2004 में ली, बीजेपी की सरकार थी एंड लोकदल के साथ, तो बजट था प्लान्ड बजट जो तरक्की पर खर्च होता है हरियाणा का 2100 करोड़ रुपया। 2014-15 का जो बजट हमने दिया वो था 32,000 करोड़ रुपया। जी तो ये एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी को, हमारे बढ़ते हुए साइज को दिखाता है। उन्होंने श्वेत पत्र में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी कि बड़ा कर्जा बढ़ गया। जी जब हम छोड़कर गए कर्जा था लगभग 70,000 करोड़ रुपया, हम मानते हैं। जी तो उन्होंने 26,000 करोड़ और ले लिया। वो क्यों लिया? और इस साल का बजट 2015-16 का जो आया है वो ये दिखाता है कि बजट का 21% हिस्सा बाजार से कर्जा लेकर खट्टर साहब की सरकार फाइनेंस करने वाली है। 14,000 करोड़ रुपया वो बाजार से इस साल उठाकर सरकार का खर्चा चलाएंगे। कैसी सरकार है ये? कम से कम बताएं तो सही खट्टर साहब। रणदीप जी, राजनीति से हटकर बात करते हैं। जनता जानना चाहती है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के शौक क्या हैं? अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जा क्या सके। आपको मिलता है इतने व्यस्त समय में परिवार के लिए? कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे माता पिता बीमार हैं, जी उनकी थोड़ी सेवा कर सकें, उनके साथ और समय गुजार सकें। मेरे विधानसभा क्षेत्र कैथल, जहाँ के लोग मुझे परिवार से भी बढ़कर स्नेह, मान और आदर देते हैं, इतना मान और आदर के शायद मैं कभी उनका एहसान नहीं उतार सकता, वहाँ और समय दिया जाए। और थोड़ा सा समय कभी कभी सैर करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, कुछ गज़ल इत्यादि सुनने के लिए, आपके किताब पढ़ने के लिए मिल जाए। फिटनेस का राज क्या है आपके? कभी देखिए दिनेश जी, मैं आपकी तरह नौजवान तो नहीं रहा अब, पर सच्चाई ये है कि कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा व्यायाम दिन के अंदर हो जाए, चाहे सैर ही हो जाए, अगर दौड़ लगाने का समय ना भी निकले तो। मूवीज देखते हैं क्या आप? बिल्कुल, मैं बहुत जो हिंदी फिल्में हैं खास तौर से उनको देखकर बहुत लास्ट खुश कौन सी हूँ। मूवी आपने देखी? NH-10 मैंने देखी थी, आखिरी पिक्चर जो अभी हाल में रिलीज़ हुई है। और कभी कभी कोई अच्छी अंग्रेज़ी की पिक्चर मिल जाए तो वो भी देखता हूँ। और थिएटर अगर दिल्ली में जब हों जी। और थिएटर हों, कला प्रदर्शनी हो, तो वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा कौन लगता है। सा गेम, खेल आप देखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो आज भी बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों खेलता हूँ। टेनिस देखना मुझे बड़ा पसंद है। मैं टेनिस अच्छे से खेल नहीं पाता, वो एक ये है कि इच्छा है कि ज़रूर, और कभी ना कभी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, उनको सीखने की इच्छा भी है। कभी ना कभी उसके लिए समय अवश्य निकालेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जी। आपका संदेश भारतीय टीम के लिए? जांबाज रणबांकुरे भारत के जो हैं, उन्होंने देश का झंडा जिस तरह से ऊंचा किया है, पूरे देश और दुनिया का सर हमारा गर्व से ऊंचा है। एक बार फिर वर्ल्ड कप लेकर आएं और हिंदुस्तान को सिरमौर बनाएं। रणदीप जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। आपको दर्शकों को प्रणाम। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के युवा नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। आपको हमारी बातचीत उनसे कैसी लगी, आप हमको लिख सकते हैं editorpunjabi@thezamedia.slgroup.com पर। आप हमको ट्वीट भी कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।